हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल समीकरण के कुछ एप्लीकेशंस किए थे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है प्रावस्था, फेज। ओके बच्चों, प्रावस्था का मतलब है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, हम प्रावस्था को ही क्या बोलते हैं? पदार्थ की अवस्था बोलते हैं बच्चों। लाइक हम बात करें इन जनरल की, जो मैटर है वो 3 अवस्थाओं के अंदर होता है, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि पदार्थ की चौथी अवस्था भी है बच्चों, प्लाज्मा, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। प्रावस्था सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिन्हें ठोस, द्रव व ठोस, गैस व द्रव अवस्था कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे द्रव लिख लेना, पहले क्रम वाइज लिख लो थोड़ा। ठोस, फिर द्रव व गैस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं को ही प्रावस्था कहा जाता है। ओके, पहला एरोसाइन देखिएगा। ताप व दाब में परिवर्तन करके पदार्थ को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात पहले बच्चों, अगर हमारे पास मान लीजिए सॉलिड है, कोई ठोस अवस्था है, तो हम उसके दाब या ताप में परिवर्तन करके हम उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक बात करें हम सॉलिड की, तो अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम सॉलिड को कोई ठोस अवस्था को टेम्परेचर या ताप का मान उसको ताप देंगे, तो वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात उसकी गलन अवस्था आएगी और गल के वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम उसका गलनांक बिंदु कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आइएगा हम इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। ताप व दाब में परिवर्तन करके पदार्थ को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, ठोस प्रावस्था को आप द्रव प्रावस्था में चेंज कर सकते हैं और द्रव को ठोस में भी चेंज कर सकते हैं। बच्चों, दोनों के लिए लेकिन प्रोसेस अलग अलग होता है। अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। द्रव प्रावस्था को आप गैस प्रावस्था में चेंज कर सकते हैं और ठोस को अगर सीधा गैस में भी आप ले जा सकते हैं। या प्रावस्था भी लिख लेना, ठोस प्रावस्था और गैस प्रावस्था। आगे देखिए, ठोस प्रावस्था का द्रव प्रावस्था में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? गलन कहलाता है। गलन, ठोस जो है वो मेल्ट होके किसमें चेंज होता है? द्रव में। ठीक है, आगे देखो, द्रव प्रावस्था का ठोस प्रावस्था में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? जमना, फ्रीजिंग करना। जैसे कि पानी है और पानी को यदि आप फ्रीज में रख देंगे, यदि आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे पानी का, दैट मीन्स बच्चों जो हमारा पानी है, ठीक है, जो सॉरी हमारा जो क्या बोला मैंने, द्रव अवस्था है ना, तो जो हमारा पानी है बच्चों वो क्या हो जाएगा? पानी जो है वो बर्फ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर आपने बहुत कम कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसको हम जमना कहते हैं। ठीक है, या फिर फ्रीजिंग इंग्लिश में बोले तो। नेक्स्ट है, द्रव प्रावस्था का गैस प्रावस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? द्रव जो है हमारे पास, अगर वो गैस में चला जाए तो उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? वाष्पन, वेपराइजेशन, इंग्लिश में बोले तो वेपराइजेशन। नेक्स्ट है, ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण क्या कहलाता है बच्चों? उद्रूपातन। और उद्रूपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। जब ठोस पदार्थ सीधा ही गैस में चला जाए, यानी कि वो द्रव में ना आए, सीधा ही ठोस कहाँ से कहाँ, ये ठोस अवस्था है, सीधा ही कहाँ चला जाए? गैस अवस्था में। द्रव अवस्था में वो नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स बच्चों, उस जो क्रिया है, जो वो हमारे प्रोसेस, उसको उद्रूपातन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 प्रावस्थाएं लेंगे। मान लीजिए वो ठोस द्रव भी हो सकती है, द्रव गैस भी हो सकती है ना, कोई भी 2 प्रावस्थाएं लेंगे और उनके इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पर करेंगे। लेट कंसिडर बच्चों, ये जो 2 प्रावस्थाएं हैं किसी सिलेंडर के अंदर है और ये पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। ठीक है, और ये जो पूरा सिलेंडर, पूरा जो सिस्टम है, किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में रखा हुआ है, किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में। ठीक है बच्चों, हालांकि इस डायग्राम का ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं है, आप इसको एग्जाम में ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद इसका मैथमेटिकली प्रोसेस अर्थात फेज डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रावस्था आरेख समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य क्या देखेंगे, साम्य अवस्था प्रतिबंध। यानी कि देखो बच्चों, विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए माना किसी निकाय में एक ही पदार्थ की क्या है, दो अवस्थाएं फर्स्ट व सेकंड है। प्यारे बच्चों, ये जो निकाय की अवस्थाएं आपको दिख रही है, इसको फर्स्ट और सेकंड आप बोल दीजिए, चाहे आप इनका नोटेशन चेंज कर लो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, ये एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएं जिनको हम प्रावस्था बोल रहे हैं बच्चों, और ये किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में जिसका ताप T' है और दाब P' है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, जो साम्यावस्था में है यह निकाय एक निश्चित ताप T' व दाब P' पर एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। ये जो हमारा सिस्टम है ये किसी ऊष्मा भंडार के क्या है, संपर्क में है बच्चों। ठीक है, जब किसी पदार्थ के ताप व दाब में परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ की प्रावस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैंने अभी अभी अपन ने जस्ट पहले बात की है इसमें, है ना, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया बच्चों। क्योंकि जब भी हम किसी मैटर की स्टेट चेंज करते हैं तो बच्चों में उसका ताप या दाब चेंज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप ताप और दाब को परिवर्तित करके आप किसी मैटर की प्रावस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण पदार्थ एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो दो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रावस्थाओं की साम्य अवस्था या संतुलन के लिए गिब्स ऊर्जा फलन G का मान क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी कोई दो प्रावस्थाएं संतुलन में होगी अर्थात वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, दैट मीन्स उनके लिए गिब्स ऊर्जा का मान जो है बच्चों वो न्यूनतम होना चाहिए। अब मैंने ये बात कैसे कर दी बच्चों, इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसका टॉपिक दे रखा है। ठीक है, उसी यूनिट के अंदर, है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, इसका आपके बुक के अंदर है। तो अभी के लिए आप इस दो लाइनों को अच्छे से माइंड में सेट कर लें कि दो प्रावस्थाओं की साम्यावस्था या संतुलन के लिए गिब्स ऊर्जा फलन G का मान न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको इसमें लिख के आनी है। तो G इक्वल टू क्या होता है, E माइनस T' S प्लस P' V। देखो हमने पढ़ा था कि G बराबर होता है बच्चों H माइनस TS, होता है कि नहीं बताओ। और H बराबर क्या होता था बच्चों, U प्लस PV माइनस TS। तो G इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, U और माइनस TS प्लस PV। तो G इक्वल टू, U को मैं यहाँ E बोल रहा हूँ, माइनस TS प्लस PV, और मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिया है T' और P'। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइम लगा दिया बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लोगे G बराबर E माइनस T' S प्लस P' V। बच्चों मैंने यहाँ प्राइम कोऑर्डिनेट क्यों लिया है, बिकॉज ये सिस्टम, इसका ऊष्मा भंडार का टेम्परेचर और प्रेशर है, जबकि यहाँ सिस्टम का जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा उसको हम T और P से डिनोट करते हैं। तो दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए हमें इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइम कोऑर्डिनेट यूज किया है। तो बच्चों यहाँ पर G का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ G, E और S व V संयुक्त निकाय की क्रमशः गिब्स ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी व आयतन है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा संयुक्त निकाय है जिसमें प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड दोनों एक जगह है, ये हमारा कंप्लीट संयुक्त निकाय हो गया। इस टोटल संयुक्त निकाय की जो गिब्स ऊर्जा G, आंतरिक ऊर्जा E, एंट्रोपी S व आयतन क्या है, V है। ये आपको यहाँ पर मानना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, अब हमें इस डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं, देखिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ आना चाहिए। देखो बच्चों, माना प्रावस्था फर्स्ट व सेकंड के लिए गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा कितनी मान ली मैंने, G1 और G2, G1 व G2 मान ली बच्चों। यानी कि प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड के प्रत्येक अणु की जो गिब्स ऊर्जा है वो G1 है और प्रावस्था सेकंड की G2 है। ठीक है, अब मैंने ये भी माना है, माना इसमें लिखना आगे, तथा
परावस्था फर्स्ट व सेकंड में अणुओं की संख्या क्रमशः कितनी है बच्चों, N1 व N2, N1 व N2 है। देखो ये अपन ने अभी देखा था, ये हमारे पास सिलेंडर था ना, इसमें ये प्रावस्था फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या N1 मान ली, यहाँ पे N2 मान लिया ना। यहाँ पे गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा G1, यहाँ की G2, यहाँ का आयतन यहाँ का V1 और यहाँ का V2, यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चों वो T1 और यहाँ का T2, यहाँ की एंट्रोपी S1 और यहाँ की S2। बस ऐसे नोटेशन देने हैं आपको। फिर टोटल करेंगे जब इनको आप ऐड कर देंगे, तो कुल अणुओं की संख्या चाहिए तो क्या करोगे, N1 प्लस N2 करोगे। कुल गिब्स ऊर्जा चाहिए तो बच्चों कैपिटल G1 प्लस कैपिटल G2 करोगे, ना कि G1 प्लस G2 करोगे। क्यों? बिकॉज बच्चों एक अणु की ऊर्जा मैंने मानी है G1, तो N1 अणुओं की ऊर्जा कितनी हो गई, G1 इंटू N1। ऐसे ही N2 अणुओं की ऊर्जा G2 इंटू N2, तो G1 N1 प्लस G2 N2 मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे। ऐसे एंट्रोपी कुल करनी हो तो S1 प्लस S2, टेम्परेचर T1 प्लस T2। ठीक है, ऐसे आपको ऐड करना है। आइएगा, अतः सबसे पहले लिखते हैं, हाँ एक मिनट आप ऐसे लिखो, तथा फर्स्ट व सेकंड परावस्था फर्स्ट व सेकंड की गिब्स ऊर्जा, टोटल जो गिब्स ऊर्जा है वह क्रमशः कितनी होगी बच्चों हमने मान ली, देखिए बच्चों G1 व G2 कैपिटल में मानिए। अतः कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल गिब्स ऊर्जा होगी बच्चों G इक्वल टू G1 प्लस G2। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा। इसी प्रकार कुल पार्टिकल कितने होंगे, N बराबर N1 प्लस N2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसी प्रकार कुल टेम्परेचर कितना होगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2। कुल आयतन कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। इस कुल एंट्रोपी कितनी होगी, S बराबर S1 प्लस S2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें बच्चों, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखिएगा आप, वो डायग्राम बनाओ तो बना लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ना समझने के लिए। तो यहाँ तक राइट डाउन करें सभी बच्चे। अब देखिए बच्चों, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करते हैं और हम समीकरण 1 को यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम G1 का वैल्यू निकालते हैं। देखो समझो कि निकाय जो फर्स्ट है, समझिएगा ध्यान से, फिर से समझाता हूँ मैं एक बार मिनट आपको। देखिए बच्चों, ये निकाय फर्स्ट, या बोले तो सॉरी फर्स्ट पूरा ये निकाय, ये तो परावस्था फर्स्ट और परावस्था सेकंड, आपको परावस्था ही बोलना है, वो निकाय नहीं। टोटल ये पूरा निकाय है, ध्यान रखना। इस निकाय में 2 परावस्थाएं हैं। ठीक है, तो परावस्था फर्स्ट के अंदर मेरे पास जो पार्टिकल है बच्चों N1 है, और परावस्था सेकंड में जो पार्टिकलों की संख्या है वो N2 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये माना है, प्रति अणु बोला था मैंने। देखो गिब्स फलन प्रति अणु, इसका मीन्स होता है बच्चों प्रति अणु का मतलब एक अणु की ऊर्जा है G1। यहाँ पे जो एक अणु है, एक अणु की ऊर्जा है G1, तो 2 अणुओं की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2G1। 3 अणुओं की 3G1। इसी प्रकार N1 अणुओं की N1G1। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों। तो लिखोगे गिब्स ऊर्जा G1 की वैल्यू वो हो जाएगी N1G1। इसी प्रकार G2 कितनी हो जाएगी, N2G2, क्योंकि टोटल पार्टिकल ये है। इसको आप देंगे बच्चों समीकरण 2। ठीक है ना, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुट करें बच्चों,
तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो देखिए क्या आएगी। तो G इक्वल टू G1 प्लस G2। तो G इक्वल टू G1 की वैल्यू है N1 G1 और G2 की N2 G2। ओके प्यारे बच्चों, इसको आप देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रावस्था संतुलन के लिए अर्थात दो प्रावस्थाओं के इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था यानी उनके संतुलन को अगर देखना चाहें तो उनको वो संतुलन में तभी रहेगी जब उनके मध्य गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम हो बच्चों। यानी टोटल सिस्टम की जो गिब्स ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ओके, तो आइए उस बात को अपन यहाँ पर यूज करते हैं। वो जो स्टेटमेंट लिखा था वो यहाँ यूज आएगा। तो लिखेंगे सिंस दो प्रावस्थाओं के लिए के संतुलन के लिए या साम्य अवस्था के लिए, ये वैसे भी लिख सकते हैं साम्य अवस्था के लिए, गिब्स ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा फलन बोलते हैं ना, गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, न्यूनतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए। दैट मीन्स जी जो है बच्चों वो न्यूनतम है। कैसा है, न्यूनतम। तो बच्चों न्यूनतम, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर न्यूनतम या अधिकतम होती है तो उसका जब अवकलन करते हैं तो बच्चों वो 0 आता है। आपने मिनिमा और मैक्सिमा पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो न्यूनतम है, इट मीन्स अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो dg इक्वल टू 0। तो बच्चों ये dg इक्वल टू 0 आया, इसको 4 नंबर आप देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से समीकरण 3 का भी आप अवकलन करेंगे। देखिएगा समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 का अवकलन। तो dg इक्वल टू, देखिए g1 dn1 प्लस g2 dn2। ओके, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, हमने इसको अवकलन के फॉर्म में लिख दिया है बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए बच्चों, हमने इसको अवकलन फॉर्म में लिख दिया, इसको आप समीकरण नंबर 5 देंगे। अब आपके पास एक रिलेशन था अभी क्या, सिंस n बराबर क्या था, n1 प्लस n2, ठीक है। तो n बराबर n1 प्लस n2 था बच्चों, तो इसका आप अवकलन फॉर्म में लिखो, इसको dn इक्वल टू dn1 प्लस dn2। इसको समीकरण नंबर कितना देंगे, 6 सॉरी, हाँ, dn इक्वल टू ये है ना अपने पास, dn1 प्लस dn2। ओके, तो यहाँ से देखो बच्चों, कुल पार्टिकल की संख्या तो कांस्टेंट है, यानी कि dn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल की नंबर से कुल नंबर 0 है ना, यानी कुल कोई ना कोई नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। तो dn1 प्लस dn2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, dn1 इक्वल टू माइनस dn2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, समीकरण 6 इसको दीजिए, आप इसको मत दीजिए। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, dg इक्वल टू g1 dn1 माइनस g2 और यहाँ भी dn1, बिकॉज बच्चों dn2 बराबर dn1 है, यहाँ से माइनस dn1, या फिर ऐसे कर लो कि dn1 की जगह आप क्या रख दो, माइनस dn2 रख दो, एक ही बात है। तो आपके पास ऐसा है, इसको समीकरण नंबर 7 देंगे बच्चों। समीकरण 4 व समीकरण 7 से देखो क्या दिख रहा है आपको। समीकरण 4 में देखो dg बराबर 0 है,
क्या है, dg बराबर 0। और साथ में देखो dg की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। दैट मीन्स g1 dn1 माइनस g2 dn2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी g1 माइनस g2 एंड dn1 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, g1 माइनस g2 इक्वल टू 0। ओके, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं g1 इक्वल टू g2, यानी कि g1 बराबर क्या आ रहा है बच्चों, g2। दैट मीन्स बच्चों अगर प्रावस्था संतुलन रखना चाहते हैं, यानी किसी भी दो प्रावस्थाएं हैं अगर वो संतुलन में, दैट मीन्स उनकी गिब्स फलन प्रति अणु जो ऊर्जा है वो बराबर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट अर्थात इसकी कंडीशन हम बोलेंगे, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने इसमें देखा कि g1 बराबर क्या होता है, g2 होता है। ठीक है, अर्थात प्रावस्था संतुलन के लिए गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। ओके, यानी कि दो प्रावस्थाएं अगर संतुलन में रहना चाहती है, दैट मीन्स उनके गिब्स फलन प्रति अणु की जो ऊर्जाएं हैं वो क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन हमने यहाँ पर प्राप्त की है। ओके, अब देखो हमने ये प्रावस्था आरेख बनाया है, यानी इसको बोलते हैं प्रावस्था संतुलन वक्र। ये बच्चों प्रेशर P और टेम्परेचर T के बीच में बनाया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के मध्य, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखोगे, किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के मध्य ताप T व दाब P के मध्य खींचा गया ग्राफ जबकि गिब्स फलन प्रति अणु समान रहे, प्रावस्था संतुलन वक्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में परिभाषा पूछ सकता है, प्रावस्था संतुलन वक्र क्या होता है, उसको बनाइए। तो आप बना के आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रावस्था संतुलन वक्र कहलाता है। नीचे एरो साइन देखिएगा, ठोस व द्रव प्रावस्था के बीच खींचे गए संतुलन वक्र को गलन वक्र कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जब ठोस द्रव में जाएगा तो उसका मेल्ट होना स्टार्ट होगा, वो इसके कारण उसको हम क्या कहते हैं, गलन वक्र कहते हैं। द्रव व गैस प्रावस्था के मध्य खींचे गए वक्र को वाष्पन वक्र कहते हैं, यानी कि जब द्रव गैस अवस्था में चेंज होता है बच्चों तो उसका वेपराइजेशन होता है, दैट मीन्स वो वाष्पन वक्र कहलाएगा। ओके, रुकिए बच्चों एक मिनट। अब देखिए है ना, तो ठोस एवं गैस प्रावस्था के मध्य खींचे गए वक्र को ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। जब ठोस सीधा ही कहाँ चला जाए, गैस अवस्था में चला जाए प्यारे बच्चों, दैट मीन्स वो वक्र कैसा कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन वक्र। इनके बारे में अभी अपन आगे स्टडी करेंगे, ये सारे वक्र अपन पढ़ेंगे। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, कौन से वक्र के, इस वक्र की बात हो रही है, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर g1 बराबर g2 है, यानी कि ये जो वक्र आप देख पा रहे हैं इसके प्रत्येक बिंदु पे, एवरी पॉइंट पे g1 बराबर कितना है, g2 है। इसके इधर मैंने माना g1 लेस देन g2 है, इधर कितना होगा फिर g1 ग्रेटर देन g2 होगा, यानी मान लीजिए प्रावस्था फर्स्ट है, ये प्रावस्था सेकंड है। तो इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर g1 बराबर g2 है, अर्थात वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में है। दोनों प्रावस्थाएं इस लाइन पे क्या है बच्चों, साम्य अवस्था में है, दोनों एक दूसरे के, ध्यान रखना। अब आइए आगे, वक्र के बाईं ओर, वक्र के इधर देखो बाईं ओर, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो वक्र के बाईं ओर g1 लेस देन g2 है। अतः इस अवस्था में ताप व दाब इस प्रकार परिवर्तित होते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था फर्स्ट में क्या हो जाए बच्चों, परिवर्तित हो जाए। यानी कि जब यहाँ g1 लेस देन g2 रहेगा, दैट मीन्स बच्चों इस कंडीशन में ओनली प्रावस्था फर्स्ट ही क्या रहेगी, संतुलन में रहेगी, क्योंकि इसका ही न्यूनतम है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ताप और दाब इस प्रकार परिवर्तित होते हैं कि जो संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो प्रावस्था फर्स्ट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अर्थात हमारे पास कहना ये चाह रहा है कि g का जो वैल्यू मिले हमें वो मिलना चाहिए Ng1, यानी संपूर्ण द्रव्यमान आ गया, टोटल पार्टिकल आ गया, नहीं इधर वाले सारे कहाँ चले जाए, इधर चले जाए। ठीक है, तो हमारे पास
ताप और दाब को इस प्रकार चेंज होना पड़ता है उस टाइम पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, वक्र के दाईं ओर G1 लेस देन G2 है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा, हाँ सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन करो बच्चों, G1 ग्रेटर देन G2 है। दैट मीन्स इस अवस्था में ताप व दाब इस प्रकार परिवर्तित होते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ जाए, प्रावस्था फर्स्ट में परिवर्तित, सेकंड में परिवर्तित हो जाए। यानी इसका जो इधर वाला N1 द्रव्य पूरा पार्टिकल वो इधर आ जाए। इट मीन्स अब G का मान कैसा मिलेगा, Ng2। ठीक है, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बातें समझ में आई होगी। तो बच्चों ये था प्रावस्था संतुलन वक्र और प्रावस्था के बारे में अध्ययन। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रावस्था क्या है तथा प्रावस्था संतुलन वक्र को समझाइए। तो आपको पूरा ये जो मैंने समझाया है अब तक, ये कंप्लीट आप कॉपी के अंदर छाप के आएंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर अक्षरों में अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इनको याद कीजिएगा। सब चीज़ें समझने लायक हैं, कोई भी चीज़ रटने की नहीं है। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण। क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण। बच्चों हमने क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण एक तो हमने मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से भी निकाला था, वो तो उसका एक एप्लीकेशन था। बट बच्चों यहाँ पर हम क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण को यहाँ पर प्रावस्था वक्र की सहायता से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, ये जो क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण है वो क्या करता है, बेसिकली ये प्रावस्था वक्र के मैथमेटिकल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। कि बच्चों यदि हमें प्रावस्था वक्र की गणितीय गणना करनी है, यानी कि उसका गणितीय एनालिसिस करना है, तो बच्चों हमें क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण की आवश्यकता होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर हम प्रावस्था वक्र को अवकल रूप में प्रदर्शित करें तो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण कहलाएगा। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखोगे प्रावस्था वक्र को अवकल रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण कहलाता है। क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण कहलाता है, ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने कल परसों जब क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण देखा था तो बच्चों उसमें P और T दोनों आ रहे थे। आपने देखा था dP और dt दोनों थे। दैट मीन्स बच्चों वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की बातें हो रही थी। तो यहाँ भी इस वक्र में क्या आता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में तो वक्र खींचते हो वहाँ पर आप। ठीक है, क्योंकि जो प्रावस्था वक्र है उसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वक्र खींचते हैं। तो ये टेम्परेचर T और दिस इज प्रेशर P। ओके, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो वक्र आया था वो ऐसा आया था। ठीक है, ये पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। ओके, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण की सहायता से प्रावस्था संतुलन वक्र का गणितीय विश्लेषण किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों हम ये मान लेते हैं कि एट पॉइंट बी, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली जो वक्र में लाइन है, इस पे सभी जगह G1 बराबर G2 है। तो एट पॉइंट बी पे मैं मान लेता हूँ बच्चों G1 बराबर G2 है। ठीक है, G1 बराबर G2, और यहाँ पे टेम्परेचर T है एंड प्रेशर P है। ओके, तो
तो प्यारे बच्चों हम ये बात यहाँ पर लिख देते हैं। माना वक्र के बिंदु बी पर प्रावस्था फर्स्ट व सेकंड साम्यावस्था में है तथा गिब्स प्रति अणु ऊर्जा G1 व G2 आपस में बराबर है। आपस में बराबर है अर्थात बिंदु बी पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, बिंदु बी पर हम लिख सकते हैं G1 TP, ठीक है, टेम्परेचर और P प्रेशर। इसी प्रकार G2 टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपस में इक्वल है। ओके बच्चों, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वक्र पे चलते हैं ना, ऐसे पॉइंट सी पे जा रहे हैं अपन, है ना। तो बच्चों आप देखोगे पॉइंट सी पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि अपन ऐसे जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स मान लेता हूँ बच्चों इस पॉइंट पे टेम्परेचर में वृद्धि हुई है T+dt या डेल्टा टी कह दो, और हाँ डेल्टा टी बोल दो ना, बहुत कम टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, एंड P+ΔT ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो बच्चों अब हमारे पास जब हम यहाँ से आ गए तो गिब्स ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा। जो गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा है उसमें भी यहाँ पे चेंज आएगा, Dg1 या फिर बोले तो Dg2। Dg1 बराबर Dg2 हो जाएगा क्योंकि चेंज आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिएगा, लिखेंगे बिंदु सी पर, बिंदु सी पर कैसे लिख पाएंगे बच्चों, G1 T प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू G2 और T, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, बिंदु सी पर क्या होगा ना, G1 T प्लस डेल्टा टी एंड P प्लस डेल्टा P एंड प्लस Dg1। Dg1 क्यों आया बच्चों, गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा में यहाँ तो चेंज आएगा। ओके, अब देखो इज इक्वल टू G2, मैं इक्वल टू का साइन यहाँ लगा लेता हूँ, G2 T प्लस डेल्टा टी एंड P प्लस डेल्टा P प्लस Dg2। ओके, Dg1 और Dg2। अब प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि G1 बराबर G2 है कि नहीं, बताओ। G1 बराबर क्या है, G2 है हमारे पास इस एवरेज टोटल लाइन पे। दैट मीन्स बच्चों ये G1 बराबर क्या हो जाएगा G2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास Dg1 बराबर Dg2, Dg1 बराबर Dg2 बोल देना इसको, ठीक है, बिकॉज G1 बराबर G2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर Dg1 बचेगा, इधर Dg2 बचेगा। ओके, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों पर आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माना परावस्था फर्स्ट व सेकंड में अणुओं की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। अतः गिब्स ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, हमने अभी देखा कि G1 इक्वल टू N1 G1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों G1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्योंकि गिब्स प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G1 अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से G1 अपॉन N1 हो जाएगा, और G2 इक्वल टू इसी प्रकार G2 इक्वल टू N2 G2, दैट मीन्स G2 इक्वल टू G2 अपॉन N2, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों, गिब्स ऊर्जा की परिभाषा से, गिब्स ऊर्जा की परिभाषा से गिब्स फलन को हम कैसे लिखते हैं, G बराबर H माइनस टी एस। तो G इक्वल टू H को U प्लस पी वी माइनस टी एस। तो G इक्वल टू U, अगर मैं G1 लिखना चाहूँ तो बच्चों इसको देखो आप ऐसे लिख लीजिए, U माइनस टी एस प्लस पी वी, या कोई बात नहीं ऐसे सही है ना। अगर मैं G1 लिखना चाहूँ तो G1, तो U1 प्लस P1 V1 एंड माइनस T1 S1। एंड G2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 T2 S2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं किसी आयत पार्टिकल के लिए लिखूँ तो GI UI प्लस PI VI माइनस TI एंड SI। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ओके, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें GI की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें एकदम इजी वे से बच्चों अपने इसको कर लेंगे कंप्लीट। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो GI की वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं आयत पार्टिकल के लिए लिखूँ तो वो हो जाएगी GI अपॉन NI। तो GI क्या करेंगे बच्चों, ये GI की वैल्यू रख दीजिएगा वहाँ पर, तो UI प्लस PI VI TI SI अपॉन NI। ठीक है, तो बच्चों इसको अलग अलग डिवाइड करें आप, UI NI प्लस PI VI अपॉन NI माइनस TI और SI अपॉन NI। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप या तो फिर यहाँ देखो प्रेशर के आई लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये तो कांस्टेंट राशि है। P और T के आप ये ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P और T के आई लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो GI मैं इसको लिखूंगा बच्चों स्मॉल UI प्लस P इसको भी VI है ना, और माइनस TSI। यहाँ पर देखो बच्चों, जो UI स्मॉल UI का मीन्स है बच्चों UI अपॉन NI। इसको क्या कहेंगे, प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा, प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा। और बच्चों VI डैश कह देना ना, इसको डैश मान लो, VI डैश, VI डैश VI अपॉन NI, इसका मीन्स हो गया प्रति अणु आयतन, प्रति अणु आयतन। और इसी प्रकार बच्चों आप लिख लेना प्रति अणु आंतरिक, प्रति अणु एंट्रोपी, है ना। ये प्रति अणु एंट्रोपी हो जाएगी, ये प्रति अणु आयतन है, प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर दे कोई भी। ठीक है, देखो इसको आप दे लीजिएगा जो भी आप देना चाहें, पहले आपने दिया वो देख लेना, अपने हिसाब से दे लेना, नहीं है ना। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक जल्दी लिखिएगा। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों इस समीकरण से देखिएगा ना, इस समीकरण को आप लिखिएगा। अगर इसको वन नोटेशन दूं G1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा U1। ठीक है, इसको आप U1 कहेंगे ना। और बच्चों यहाँ पर आप इसको कैपिटल ही लिख दो ना, थोड़ा नोटेशन समझ में आ जाएगा ना। और आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर U क्या है अपने पास, UI बराबर UI अपॉन NI। ठीक है, तो ये हो जाएगा U1 प्लस PV1 एंड TS1। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर अवकलन रूप में लिखे DG1 इक्वल टू DU1 PDV1 प्लस V1 DP माइनस
ds1 माइनस s1 dt। ओके, इसी प्रकार बच्चों इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है। किससे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से उसमें देखिए जो फर्स्ट और सेकंड नियम उससे कैसे करोगे? आपको डी यू की वैल्यू पता है कितनी होती है, टी डी एस माइनस पी डी वी, यही होती है टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर डी यू वन लिखना चाहेंगे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डी एस वन हो जाएगा, पी टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, डी वी वन, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। डी जी वन इक्वल टू डी वन की जगह रखोगे टी डी एस वन पी डी वी वन प्लस पी डी वी वन प्लस वी वन डी पी माइनस टी डी एस वन माइनस एस वन डी टी। तो देखो बच्चों यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, टी डी एस वन से टी डी एस वन माइनस पी डी वन से पी डी वन भी गया। ओके, तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर डी जी वन इक्वल टू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी। सिमिलरली इसी प्रकार डी जी टू भी हम निकाल सकते हैं बच्चों, वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी। वी वन है तो वी टू, एस वन है तो एस टू। ओके बच्चों, इसको आप दे दीजिएगा, कोई भी समीकरण दे लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हमने एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले इसमें निकाला है, सिंस डी जी वन बराबर क्या होता है, डी जी टू होता है, ठीक है। तो डी जी वन बराबर डी जी टू है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा फाइनली कितना वैल्यू हमें मिलता है। ये बच्चों हमारे पास आएगा इसका वैल्यू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी एंड वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर एस टू डी टी वाला टर्म इधर ले आओ, तो एस टू डी टी माइनस एस वन डी टी एंड वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी, तो एस टू माइनस एस वन डी टी एंड वी टू माइनस वी वन डी टी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो सॉरी डी पी, यहाँ से एस टू माइनस एस वन एंड वी टू माइनस वी वन एंड डी पी बाई डी टी। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी पी बाई डी टी एंड एस टू माइनस एस वन वी टू माइनस वी वन, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। एक सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन करिए यहाँ तक। आगे चलते हैं, देखिए पहले बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने यहां तक राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा आगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर डी पी बाई डी टी एस टू माइनस एस वन वी टू माइनस वी वन आया अपने पास। तो बच्चों लिखेंगे एक परावस्था से दूसरी परावस्था तक जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त लेटेंट हीट ऊष्मा कहलाती है। ओके बच्चों, एक परावस्था से अगर दूसरी परावस्था में जाना है तो वो जो ऊष्मा चाहिए, रिक्वायर्ड ऊष्मा, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए तो माना एक परावस्था से दूसरी परावस्था में जाने के लिए प्रति मोल गुप्त ऊष्मा L है। ओके बच्चों, या L12 भी कह दो, कुछ भी कह दो, बोल सकते हो ना। तो प्यारे बच्चों, ऊष्मागतिकी के आप तृतीय नियम से लिख सकते हैं, हालांकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से आगे हम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, n(H2 - S1 L/T)। पहले बच्चों n का मतलब है मोलों की संख्या, यानी अणुओं की संख्या। तो H2 - S1 हमारे पास वो वैल्यू है जो कि एंट्रोपी में चेंज है, ठीक है।
H2 माइनस S1 का मीन्स एंट्रोपी में चेंज है, L क्या है गुप्त ऊष्मा, T क्या है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, H2 माइनस S1 की वैल्यू निकालो, L/NT। इसको आप समीकरण नंबर दे देना, इसको भी दे देना, इसका वैल्यू वहाँ पुट करो तो dP/, जो dt हमारे पास आएगा बच्चों वो है फाइनली L/NT और V2 माइनस V1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम इसको अलग रूप में भी लिख सकते हैं, dP/dt L N और T डेल्टा V ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1। तो प्यारे बच्चों ये जो समीकरण आपके पास है इसे हम क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। एक बार आप यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण ही है, बस इसको हमने अलग फॉर्म में वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा, क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा क्वथनांक व गलनांक पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण है वो क्या यूज में आता है, क्वथनांक और गलनांक पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए काम में आता है। अर्थात ये प्रावस्था जो वक्र है उसका मैथमेटिकली एनालिसिस करता है कौन, क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण। तो प्यारे बच्चों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कल इसमें देखेंगे दाब का प्रभाव देखेंगे गलनांक और क्वथनांक पर, फिर इसमें हम त्रिक बिंदु भी देखेंगे और एक जनरल केस लेंगे जिसमें हम ठोस, द्रव और गैस के प्रावस्था वक्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और हम नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि आपका न्यू यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखते हैं और नोट्स बनाते होंगे। ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम आपकी निकट है इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।